हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, like value added resources, current affairs या जितने भी important materials are related to your exam point of view, वो सब available है। So go check out clearias.com and please like, share this video and subscribe this channel. Okay, so आज का हमारा ये एक static video होगा। static topic है, ये एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है। तो हमने अभी आगे एंशियंट हिस्ट्री में हमने स्टोन एज पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, वैदिक पीरियड पढ़ा, देन महाजनपद पढ़ा एंड हम मगध की तरफ आएंगे, द राइज ऑफ मगध एंड प्री मॉडर्न एम्पायर। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे मगध सबसे ऊपर उठ के आया, सुप्रीम बना एंड रीजन क्या है मगध के राइज होने में, एंड ऑल्सो वो कैसे वैदिक पीरियड से लेके मॉडर्न एम्पायर तक वो एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी में कैसे चेंज हुआ। तो वो जो इंट्रा डिसिप्लिनरी जो अप्रोच होता है हमारा, दैट हम विद टाइम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में। तो वो हम देखेंगे और कैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये सब कैसे इवॉल्व हुआ विद टाइम, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जैसे हमें पता है कि अराउंड 600 बीसी जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का, वो 16 स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था, जिसको हम महाजनपद बोलते हैं। सो वो 16 महाजनपद तो हमें पता है ना, क्या क्या है? अवंती, अंग, मगध, वत्स, काशी, कौशला, सोरसिंह, पांचाल, कुरु, मत्स्य, छेदी, गांधार, कंबोज, अस्माका, विजयन, मल्ल। ये हमारे 16 महाजनपद थे। बट विद टाइम, ठीक है, धीरे धीरे जब हमारा वक्त बीता, अराउंड एक 6th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी बीसी, तो इन 16 महाजनपद में से सिर्फ 4 महाजनपद ही बचे, लाइक मगध, कोशला, अवंती, वत्स। क्योंकि बाकी ये चारों ने क्या किया, इन चारों ने बाकियों को एनेक्स करना चालू कर दिया। तो जो रोल है ना प्लेड बाय ईच ऑफ द 16 महाजनपद, वो सेम नहीं था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में ऑफ दैट टाइम ऑफ 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी बीसी। इज जस्ट बिकॉज ये चार क्या हो गए थे, ये चार सुप्रीम पहले उठ के आए एंड इन्होंने अपने आसपास के बाकी के जो महाजनपद थे उनको एक्वायर करना शुरू कर दिया। ये जो कोसला और ये जो मगध थे, ये तो उन्होंने क्या किया, ये लोग काशी को एक्वायर करने में लग गए थे। इज जस्ट बिकॉज अगर हम काशी की लोकेशन देखेंगे, काशी की अगर हम लोकेशन देखे हैं, तो एक तो ये हाईली प्रोडक्टिव रीजन में है क्योंकि गंगा रिवर है। So, अगर गंगा रिवर है तो ट्रेड भी इसका फ्लरिश कर रहा है, प्लस स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। तो क्या हुआ, कोशला और मगध ने क्या किया, स्टार्ट करना शुरू किया काशी को एक्वायर करना। बट एट लास्ट क्या हुआ, पहले कोशला ने काशी को एक्वायर किया, देन मगध ने क्या कर दिया, कोशला को एक्वायर कर लिया। तो ये जो दो किंगडम थे, कोशला एंड मगध जो थे, वो गंगा बेसिन की कंट्रोल के लिए एक दूसरे भिड़ गए, लड़ने लग गए। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ हमारे चार ही बचे, मगध, कोशला, अवंती एंड वत्स। अब अवंती और मगध ने क्या किया, इन्होंने और अपने आसपास के महाजनपद को एक्वायर करना चालू कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अवंती ने मत्स्य को एक्वायर करना चालू किया और मगध ने क्या किया, मगध चला गया कोसला को एक्वायर करने के लिए। तो इस तरीके से ये चारों लोग भी क्या करने लगे, ये सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अपने आसपास के जो जनपद थे, अपने आसपास के जो भी कंट्री थे, किंगडम्स थे, उनको एनेक्स करना चालू कर दिया। बिकॉज अब जितना ज्यादा एनेक्स करोगे, आपका एक तरीके से पॉलिटिकल पावर हो गया, इकोनॉमिकल पावर हो गया, ये सब आपका बढ़ेगा। बट अब इन सब में से क्या हुआ, मगध सबसे ऊपर उठ के आया, राइट। अगर हम लास्ट पढ़ रहे हैं तो क्या करते हैं हम लोग, राइज ऑफ मगध देख रहे हैं ना इसमें, देन प्री मौर्यन एम्पायर देख रहे हैं। बिकॉज जो प्री मौर्यन का जो अगर बेस अगर देखेंगे, फाउंडिंग स्ट्रक्चर तो यही था ना कि मगध हमारा सुप्रीम उठ के आया, उसके बाद हमारी बाकी के जितने भी डायनेस्टीज थे वो चालू हुए। ओके, जो अर्लीस्ट डायनेस्टी थी मगध की, अगर वो देखे तो बृहद्रनाथ ने फाउंड की थी, जो जरासंध के फादर थे एंड सन ऑफ दी वासु। तो उसके बाद से सारी जो डायनेस्टीज थी वो स्टैब्लिश्ड होना चालू हो गई। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इंडिया की 6th सेंचुरी से, वो बहुत ही स्ट्रगल वाली हिस्ट्री रही है। बिकॉज सबको सुप्रीम बनना था, सबको सबसे बड़ा बनना था, विशाल बनना था, तो इसीलिए बहुत स्ट्रगल वहां पे हुए हैं। फिर इन सब में से मगध सबसे ऊपर उठ के आया है। अब उसका रीजन हम अभी आगे पढ़ेंगे कि रीजन क्या था कि मगध सबसे सुप्रीम हो गया, सबसे ऊपर उठ के मगध ही आया, बाकी सब लोग नहीं आए, मगध सबको एक्वायर कर पाया। रीजन क्या है, ये हम आगे वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं। सो अल्टीमेटली मगध क्या हुआ, मोस्ट पावरफुल स्टेट बना एंड उसके बाद इट वाज सक्सीडेड इन फाउंडिंग एन एम्पायर। फिर मगध ने क्या किया, एम्पायर फाउंड करना
चालू कर दिया। अगर हम मगध की बात करें तो ये नॉर्दर्न पार्ट में स्ट्रेच किया, फिर ये पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को क्या किया, इसने एक्वायर करना चालू कर दिया। फिर जो एंशियंट किंगडम है मगध का, वो हमें जैन बुद्धिस्ट राइटिंग में देखने को मिलता है। ये याद रखिएगा कि मगध के बारे में, कि वो मगध कैसा था, ओके, उसकी सुप्रीमेसी, उसके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोसाइटल स्ट्रक्चर जो भी है, उसके बारे में हमें फ्रिक्वेंटली हम देख सकते हैं जैन और बुद्धिस्ट राइटिंग में। साथ साथ हम रामायण, महाभारत, पुराण में भी इसको देख सकते हैं। फिर मगध बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था हर एक एस्पेक्ट में। अगर हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में अगर देखेंगे तो उसके पास छोटा नागपुर प्लेटू था, वहां पे अबेंडेंट आयरन था, तो वो जितने चाहे उतने वेपन्स बना सकता था और एडवांस्ड वेपन बना सकता था जो उसके राइवल्स के पास नहीं थे। अगर पॉलिटिकल डोमेन की बात करें तो मगध के पास बहुत ही वाइज, अच्छे मंत्रियन राजा थे, एबल रूलर्स थे, और उनकी जो इंपीरियल पॉलिसी थी ऑफ द एक्सपेंशन, वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उन्होंने आसपास के जितने भी किंगडम्स थे उनको एक्वायर करना चालू कर दिया, तो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गया। देन अगर इकोनॉमिकली की बात करें तो मगध बहुत ही फर्टाइल लैंड पे है। एंड उसने जब बाकी के किंगडम्स को एनेक्स करना चालू किया, बाकी के महाजनपद को एनेक्स करना चालू किया, तो उसका ट्रेड बहुत ज्यादा फैल गया। फिर आयरन एबिंडेंस उसके पास इतना ज्यादा था कि उसने मोनोपोलाइज कर लिया उस आयरन एबिंडेंस को। तो इस तरीके से मगध हर एक एस्पेक्ट में, चाहे मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सब में वो क्या था, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, बहुत ही अच्छा था। ओके, उसके बाद इट सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर अ नंबर ऑफ लार्जर किंगडम्स एज और एम्पायर ड्यूरिंग द 6th and 7th century। सो मगध एक तरीके से फाउंडेशन, नींव की तरह काम किया लार्जर किंगडम्स को बनाने में, एम्पायर्स को बनाने में। अगर मगध एम्पायर की बात करें तो उसको तीन डायनेस्टी ने कंट्रोल किया था: हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। 6 से 4th सेंचुरी में मगध सबसे ज्यादा पावरफुल था एंड रिच स्टेट था नॉर्थ इंडिया में। सो अर्लीस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? बृहद्रनाथ, जो फादर थे जरासंध के, सन ऑफ वासु। बट अगर मगध जो था वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल किसके अंदर था? बिंबिसार के अंदर था, जो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर हम इस टाइम की बात करेंगे, 6th सेंचुरी की वाली टाइम एरा की बात करते हैं, तो इसमें आर्ट एंड कल्चर अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से साका, सिंथिया एंड इंडो ग्रीक आएंगे, तब आर्किटेक्चर हमारा डेवलप होता है। इस टाइम में ऑल्दो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन थोड़े बहुत आए थे, बट एज सच आर्ट एंड कल्चर में कुछ इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। अगर रिलीजियस हिस्ट्री की बात करें, वैदिक ब्राह्मणिज्म, तो वो कम हो रहा था। इट्स जस्ट बिकॉज सब लोग किस साइड जा रहे थे? बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जा रहे थे। ज्यादातर जो किंग्स थे, जो मॉडर्न एम्पायर के किंग्स थे, प्री मॉडर्न एम्पायर के जो किंग्स थे, जितनी भी अभी हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे, उसके ज्यादातर जो किंग्स थे वो पैट्रोनाइज कर रहे थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को। सो क्या हो रहा था, उससे ब्राह्मणिज्म जो कल्चर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। इसीलिए हमें ब्राह्मणिज्म कल्चर में मगध के बारे में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो 16 महाजनपद में से जो बड़े महाजनपद थे एंड जो मौर्यन डायनेस्टी थे, वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को ही पैट्रोनाइज कर रहे थे। तो लिटरली सोर्स हो गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। उसमें हमें मगध के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी कुछ मिलता है। 16 महाजनपद के बारे में बहुत कुछ ही हमें मिलता है, बिकॉज काफी इन्होंने मौर्यन एम्पायर के जो किंग थे, जो ये डायनेस्टीज में जितने भी रूलर्स आए थे, उन्होंने काफी कुछ किया था। विहारा डेवलप कराए थे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के लिए, सो उन्होंने काफी उनके लिए भी काम किया था, फिर उनको पैटर्नाइज किया था। अभी हम देखेंगे बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट काउंसिल्स, तो उसमें देखेंगे कि कई राजाओं ने, आजाद शत्रु हो गए या कनिष्क हो गए, उन लोगों ने पैटर्नाइज किया। तो इन दैट वे क्या था कि ब्राह्मणिज्म जो कल्चर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। अब हम देखते हैं रीजन क्या है फॉर द राइज ऑफ दी मगध। सो मगध एक तो मेन लैंड रूट पे है, तो जो कनेक्ट करता है हमारा ईस्ट और वेस्ट को। अगर हम मगध की बात करेंगे, सो मगध ईस्ट और वेस्ट, ओके, दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं। तो हेंस इजिली ये कंट्रोल कर सकता है ट्रेड बिटवीन दीज टू रीजन, ईस्ट एंड वेस्ट। देन मगध बहुत ज्यादा पेरिनियल रिवर्स पे है, इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द पेरिनियल रिवर्स। अगर देखेंगे तो मगध इंसर्किल्ड है बाय गंगा, सोन, चंपा एंड ऑन 3 साइड्स। एंड मगध बहुत ही ज्यादा इम्प्रेग्नेबल है फॉर द एनिमी है, मतलब मगध के आसपास आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलेगी, जैसे गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन, चंपा, ये सारी रिवर्स हमें मगध के आसपास देखने को मिलेंगी। देन पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से एलुवियल सॉइल इतना ज्यादा था, सो फर्टाइल लैंड थी, रेनफॉल वहां पे होता था, तो एग्रीकल्चर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल फैक्टर था मगध का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर अगर हम राजगृह की बात करें, जो मगध की सबसे पहली कैपिटल थी, जिसको हम गिरिवराज भी कहते हैं,
तो वो 5 हिल से सराउंडेड थी, जो एक नेचुरल फोर्ट का काम करती थी, डिफेंस का काम करती थी। तो इसीलिए मगध को थोड़ा एनेक्स करना भी क्या हुआ, प्रॉब्लमेटिक हुआ, बिकॉज ओके ऑफेंस का काम भले ही ना करे पर डिफेंस का काम तो बहुत कायदे से करे ना, कोई आप पेनिट्रेट नहीं कर सकता है अंदर। तो इसीलिए क्या हुआ मगध का, तो इसीलिए मगध को एनेक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। फिर अगर हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं, तो पाटलिपुत्र में भी क्या हुआ, उसको जलदुर्ग बोला जाता है। जलदुर्ग क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये सिचुएटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, गंडक, सोन एंड घाघरा। तो ये 4 रिवर्स की क्या है, कॉन्फ्लुएंस में है, इर्द गिर्द है ये पाटलिपुत्र, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो इजी कम्युनिकेशन, डिफेंस, कॉमर्स, ये सारे रिवर्स प्रोवाइड करती हैं। तो मगध के पास एक तरीके से बहुत ही ज्यादा डाइवर्स सोर्स बेस हो गया। उसके बाद टेरेन फर्टाइल थी, पोटेंशियल था फॉर एग्रीकल्चर एक्सेस, तो इकोनॉमिकल फैक्टर बढ़ा जो मैंने आपको पहले बताया। देन अगर आयरन एज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आयरन डिपॉजिट हमें राजगृह में ही दिखा था, वो ज्यादा दूर नहीं था, छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो वो वहीं पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला था, तो इसीलिए उसका मिलिट्री अगर देखेंगे तो मगध की काफी अच्छी थी, बिकॉज मगध उससे काफी ये आयरन ओर से काफी इफेक्टिव वेपन्स बना सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आजाद शत्रु ने कुछ वेपन्स इवन बनाए भी थे। तो मगध के पास इफेक्टिव वेपन्स थे जो उनके राइवल्स के पास नहीं थे, इसलिए मगध को एनेक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। एंड इसीलिए मगध इजिली सबको एनेक्स भी कर पा रहा था, बिकॉज उसके पास बहुत ही इफेक्टिव आर्मी थी, वेपन्स उसके पास काफी ज्यादा अच्छे थे। अब अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो मगध को बहुत ही केपेबल और एम्बिशियस रूलर्स मिले। जो रूलर थे मगध के, जैसे शिशुनाग हो गए, बिंबिसार हो गए, जाट शत्रु, महापद्मनंद, ये सब बहुत ही ज्यादा एबल किंग्स थे। दे आर एक्सेप्शनली गुड किंग्स, एबल किंग्स, और मोस्ट ऑफ देम फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन। और सब ज्यादातर लोगों ने इंपीरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो किया, चाहे वो मेट्रिमोनियल अलायंस है, चाहे वॉर पे जाके। सो उस तरीके से क्या हुआ, इन लोग की स्ट्रैटेजीज की वजह से मगध ने अपने आसपास के जितने भी इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे उसको एक्वायर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जो मगध था उसने अंग को कंट्रोल किया, तो अगर मगध ने जब अंग को कंट्रोल किया तो उसके पास चाइना आया, जिसको स्वर्ण भूमि कहते हैं, एंड गंगा बेल्ट को भी कंट्रोल कर सकता था। तो इस तरीके से मगध ने जब कंट्रोल करना चालू किया, तो जब अंग को कंट्रोल किया तो उधर स्वर्ण भूमि का सारा ट्रेड उसको आ गया। जब इधर उसने आपका कोसला को, काशी को किया, तो उधर गंगा बेसिन का सारा ट्रेड उसको आ गया। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रैटेजीज जो थी, जो एबल रूलर्स ने बनाई थी, वो काफी इफेक्टिव थी मगध के पॉलिटिकली राइज करने में। तो जो रूलर्स थे मगध के, वो उनके पास बहुत ही अच्छे मिनिस्टर्स भी थे, डिप्लोमैट्स भी थे, वाइस मिनिस्टर्स एंड डिप्लोमैट्स थे। तो जैसे कि वस्कारा, कौटिल्य, राधागुप्त, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी मगध एसिडेंसी, मगध सुप्रीमेसी। आप मुझे बताओ, वस्कारा, कौटिल्य, राधागुप्त, ये किस किंग के मिनिस्टर्स थे? देन मगध पहले थे जिन्होंने एम्प्लॉय किया एलिफेंट्स अपनी आर्मी में। फिर मगध के पास बहुत जाइजेंटिक मिलिट्री मशीन्स भी थे, सोल्जर्स थे, हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड न्यू वेपन्स भी थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अजात शत्रु ने रथ मूसला एंड महाशीलकंठिका, ये 2 वेपन्स थे, उन्होंने डेवलप किए, उन्होंने इन्वेंट किए। तो ये उनके राइवल्स में से किसी के भी पास नहीं था। ओके, देन मगध रिच था मटेरियल्स लाइक आयरन में, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, वेपनरी सब कुछ डेवलप कर पा रहा था। तो इसीलिए मगध क्या हो गया था, इनपेनिट्रेबल हो गया था एक तरीके से। मगध बहुत शक्तिशाली और स्ट्रांग हो गया था। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स पे अगर हम आते हैं, तो एक तो मगध के पास पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। तब जब मगध के पास पॉपुलेशन थी, तो वो अपनी पॉपुलेशन को यूज कर सकता था इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, सिटी कंस्ट्रक्शन एंड मिलिट्री सर्विसेज एज वेल। सो उससे उसका ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गई, सब कुछ बढ़ी। देन मगध का लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल था, बिकॉज वो गंगा और सोन रिवर के बीच में था, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी रिवर्स एंड प्लस हिल्स। तो इसकी वजह से उसका जो लैंड जो था वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था। तो वो इजिली क्या कर सकता था, इन रिवर्स के थ्रू वो मैनेज कर सकता था अपने ट्रेड को, अपने कॉमर्स को, बिकॉज उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो काफी अच्छी थी। फिर मगध के पास आयरन काफी ज्यादा था, कॉपर काफी ज्यादा था, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई मगध एम्पायर की। वेपनरी में उसने यूज किया आयरन कॉपर को, उसने मतलब कॉपर का तो आप वो नहीं बना सकते हो, वेपन्स नहीं बना सकते हो, बट उसने आयरन से अपने वो बनाए, वेपन्स बनाए।
कॉपर को भी उसने एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय किया। सो इस तरीके से क्या हुआ, मगध ने अपने जितने भी जो मेटल रिजर्व्स थे उसकी वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई मगध की वो काफी ज्यादा हुई। फिर मगध कंट्रोल कर सकता था नॉर्थ इंडिया ट्रेड को, बिकॉज उसने गंगा को एक्वायर कर लिया था, काशी को एक्वायर कर लिया था, तो जिसकी वजह से उसका एक इकोनॉमिक हेजिमनी हो गई। तो अब वो क्या कर पा रहा था, वो इंडियन कॉन्टिनेंट में उसका जो ट्रेड था वो फ्लरिश हो गया था। प्लस जब उसने अवंती को भी एक्वायर किया तो जो चाइना से आने वाला जो ट्रेड था, स्वर्ण भूमि से आने वाला जो ट्रेड था, वो भी उसको मिल गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं, जैसे ये मैंने आपको अंग का बताया, अब जब अंग को बिंबिसार ने क्या किया, एनेक्स किया, तो जो रिवर चंपा था वो भी मगध एम्पायर को मिला। तो चंपा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड के लिए, श्रीलंका के लिए, साउथ इंडिया ट्रेड के लिए। तो ये अंग जो मैंने आपको बता रही थी कि अंग से क्या हुआ, उसको क्या मिला, उसको चाइना का जो कंट्रोल था, ट्रेड का कंट्रोल था, स्वर्ण भूमि का कंट्रोल था, वो उसको मिला। सो इसकी वजह से यहाँ से आने वाला ट्रेड भी उसका हुआ। देन काशी से जो गंगा बेसिन से जितने ट्रेड थे वो भी उसके हुए। तो एक तरीके से उसने इकोनॉमिक हेजेमनी उसकी हो गई। देन बिंबिसार एंड अजात शत्रु ने जब कोसला को डिफीट किया, काशी को एनेक्स किया, तो फेमस रिवर पोर्ट एंड एम्पोरियम भी उनके कब्जे में आया। देन वैशाली और लिच्छवी को कॉन्क्वेस्ट करके उन्होंने गैंगेटिक वैली में भी अपनी सुप्रीमेसी रिकग्नाइज कर ली, अचीव कर ली। बट अगर हम देखेंगे तो जो शूद्रास थे, जो नॉन आर्यंस थे, ओके, उनको एम्प्लॉय किया जाता था इन क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिक्लेम द सरप्लस लैंड फॉर द ट्रेनिंग। सो इन्होंने क्या किया, मतलब जो ऊपर के जितने भी ट्रेडर्स थे उनके साथ तो उन्होंने काम किया, जितने भी जो हम कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, वो तो अपना काम कर रहे थे, बस साथ ही साथ इन्होंने शूद्रास और नॉन आर्यंस को भी काम पे लगाया। देन जो लोग थे मगध के वो इतने ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गए थे जस्ट बिकॉज फर्टिलिटी जो थी उनकी लैंड की वो काफी ज्यादा थी, एंड जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो भी काफी ज्यादा रिच एंड पावरफुल थे, जस्ट बिकॉज वो टैक्स रेवेन्यू काफी ज्यादा हाई था। तो इससे उनके इकोनॉमिक फैक्टर में काफी इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिकली वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। देन आयरन सप्लाई बहुत ज्यादा थी, माइंस जो उनके पास थे आयरन इंक्रीमेंट्स के, तो वो क्या बना सकते थे, वेपन्स बना सकते थे। देन कॉपर माइंस भी थी। देन जब उन्होंने चंपा को, अंग को जब उन्होंने एनेक्स्ट किया तो क्या हुआ, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पा रहे थे, स्वर्ण भूमि, चाइना हो गया, म्यांमार, बर्मा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। सो इन सब फैक्टर्स की वजह से वो इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। कल्चरल अगर में देखेंगे तो मगध एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर की थी, बिकॉज यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर्यन और ट्राइबल कल्चर में बहुत ही बैलेंस था। यहाँ पे जो इंटरेक्शन थे दो ऑपोजिट कल्चर्स के मगध, उसमें जैसे जो आर्यंस और जो ट्राइबल कल्चर हो गया, आर्यन एंड नॉन आर्यंस हो गए, अगर हम आगे देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कुछ जो किंग्स थे, रूलर्स थे मगध के, वो इवन आर्यंस नहीं भी थे बोला जाता था, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जो इंटरेक्शन था ये दो ऑपोजिट कल्चर्स का इन मगध ने एक नई पावर मगध को दी, एक नया स्पिरिट मगध को दिया, बिकॉज जितने भी ऑर्थोडॉक्स व्यूज थे उन सबको इराडिकेट किया। देन आर्यन कल्चर ने अपना जो एसेंस था, ओरिजिनल एसेंस था, वो खो दिया था जब रीच मगध, एंड जो ट्रेसेस थे नॉन आर्यन कल्चर का ऑफ ईस्टर्न इंडिया वो आर्यन कल्चर के साथ एक तरीके से मिक्स हो गया। तो जो दो ऑपोजिट कल्चर्स थे उनका हमें यहाँ पे एक तरीके से बैलेंस देखने को मिला। देन अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो ईस्टर्न इंडिया कहाँ चला गया, वो फिलोसफी के पूरे स्फेयर में चला गया, हेटेरोडॉक्स सेक्ट, बिकॉज ऑफ महावीरा एंड बुद्धा, उनकी वजह से ईस्टर्न इंडिया पूरा ही हेटेरोडॉक्स सेक्ट बन गया था, फिलोसफिकल सेक्ट पूरा बन गया था, एंड जो ब्राह्मणिज्म जो था आपका वो एक तरीके से कम होने लग गया। फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का राइज तो हम मौर्यन मगध एम्पायर में हम देखने को हमें मिल ही रहा है, फिलोसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट, सो इससे लिबरल ट्रेडिशन इंप्रूव हुआ। देन सोसाइटी को ब्राह्मण सब इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज मेनी ऑफ द किंग्स लो थे इन ओरिजिन, आई मीन नॉन आर्यंस थे इन ओरिजिन। देन वैदिक सिविलाइजेशन में जितना हमें हैंडीकैप देखने को मिला था कि ब्राह्मणिज्म इन्फ्लुएंस वैदिक सिविलाइजेशन में इतना ज्यादा था, अब वो मगध में इतना ज्यादा नहीं था। जब मगध हमारा राइज हो रहा था, सुप्रीम बन रहा था, मौर्यन एम्पायर पूरे स्टैब्लिश हो रहा था, तो उस टाइम जो वैदिक सिविलाइजेशन था, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन में जो ब्राह्मणिज्म सबसे ज्यादा उस टाइम हाइक पे था, तो इस टाइम पे इतना नहीं था। सो मगध एक तरीके से जो रिचुअल्स थे ब्राह्मणिज्म के, जो सैक्रिफाइसेस ब्राह्मण्स कराते थे, तो वो सब
नहीं था, जिसकी वजह से भी एक इकोनॉमिक फैक्टर जो था मगध का वो बढ़ा। मगध बिकॉज अगर आप सैक्रिफाइसेस करा रहे हो तो आप ही का प्रोडक्टिविटी सब कम हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं था बिकॉज ब्राह्मणिकल कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गया था। उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो डोमिनेंस थी मगध एम्पायर में, वो काफी हद तक कम हो गई थी। तो मगध एम्पायर फ्री ऑफ हैंडीकैप्स था जो एसोसिएटेड था विद द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल कल्चर, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटेंट रूलर्स थे वो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कल्चर से, वेदर दे शूद्रास, वेदर दे वैश्य, वेदर दे क्षत्रियास, वो किसी भी कल्चर से उठ के दे, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो रूलर बन सकते थे। तो उन जो रूलर्स थे, कॉम्पिटेंट रूलर्स थे, उन्होंने बुद्धिज्म, जैनिज्म और जितने भी अनऑर्थोडॉक्स कल्ट्स थे उन्हीं को प्रमोट किया। फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेजन का थ्रेट था, लाइक एक्मेनिडीज, एंड उसके बाद मैकेडोनियंस और बाकी के। सो इससे क्या हुआ, लोगों का ये था कि भाई अब हमें एक एबल रूलर की जरूरत है। इज जस्ट बिकॉज अगर हमें फॉरेन इन्वेजन से अपने आप को बचाना, सो वी वांट एबल रूलर। सो इसीलिए लोगों ने एक सेंट्रल परमानेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात की ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ताकि वो डिफेंड कर सके अपने आप को फॉरेन इन्वेजन से। बिकॉज अगर कोई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आता है तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेके बंगाल तक जीत सकता है, अगर वो नॉर्थ वेस्ट से आता है। तो इसीलिए एबल रूलर्स की जरूरत थी, इसीलिए मगध क्या हुआ, प्रोमिनेंस में आया। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया हो। बट स्टिल कोई डाउट हो देन प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप जरूर। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्री मौर्यन एम्पायर की मतलब कौन कौन सी डायनेस्टीज आ गई, और उनका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी या पॉलिटी उनकी कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उनका कैसा था। तो वो चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बोरिंग फील ना हो, आप बोर ना हो, इसलिए हमने आज पढ़ लिया राइज ऑफ मगध। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्री मॉडर्न एम्पायर पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई हैं, और थोड़ा सा सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में उनका देखेंगे। देन हम लोग थर्ड वीडियो लेक्चर में पर्शियन इन्वेजन पढ़ेंगे, एंड लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीक इन्वेजन। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, राइज ऑफ मगध से लेके ग्रीक इन्वेजन तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बट आप प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।